हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रीवियस ईयर लेकर के आई हूँ सीडीपी का, जो कि 18 नवंबर 2012 को ये पेपर हुआ था। आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर यानी कि सीडीपी का आपका पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पिछले पाठों के से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। चौथा ऑप्शन है प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो आप इसका आंसर बताएं। तो देखिए, आपका इसका आंसर ऑप्शन होगा 4, आंसर प्रश्न का कठिनाई स्तर। देखिए, ऐसा होता है कि अगर प्रश्न आसान है तो प्रतीक्षा समय कम होगा, किंतु प्रश्न के कठिन होने पर प्रतीक्षा समय भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपको प्रश्न का कठिनाई स्तर होगा। प्रतीक्षा समय प्रश्न के स्तर पर निर्भर करता है। तो ये आपका इसकी व्याख्या थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी, दूसरा है निम्न स्तरीय अपसारी, तीसरा है उच्च स्तरीय अभिसारी, चौथा है उच्च स्तरीय अपसारा। तो देखिए, आपका इसमें क्या है, इसमें अपसारी दिया है, उच्च शिक्षा अपसारी होता है। तो ये थोड़ा सा गलत दे दिया है इसमें। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर है वो चौथा होगा। चौथा यानी कि उच्च स्तरीय अपसारी आपका। तो क्या होता है कि उच्च स्तरीय जो अपसारी चिंतन में यह विचार किया जाएगा कि आपका जो विद्यालय की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, अर्थात केवल विद्यालय के संदर्भ में, मतलब एक ही दिशा में आपका चिंतन होगा। अन्य विकल्प जो है हमारे, वो गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपयुक्त विकल्प साबित जो है वो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उच्च स्तरीय अपसारी। चलिए अब अगला। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो 4 ऑप्शन है आपके। पहला का अंतर, दूसरा का भिन्नता, तीसरा के लिए संबंधों, चौथा के लिए अंतर। तो आपका जो आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, के लिए संबंधों। इसका मतलब ये है कि देखिए, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों का जो दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका, सीखने के लिए और संबंधों आपका जो चौथा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा ये है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, पहला का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। दूसरा, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चौथा है के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पूछा है कि अभिप्रेरित विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। तो ये देखिए, पहले में आप देखिए, पहले तो आप एलिमिनेट करना सीख लीजिए। अगर एलिमिनेशन आ जाएगा तो आंसर खुद ब खुद आपका निकल जाएगा कि बाह्य रूप अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। तो देखिए, तो वैसे ही नहीं होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है भाई, ये नेगेटिव हो गया आपका, है ना। तीसरा है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है आवश्यकता, तभी तो वो अभिप्रेरित होगा आपका। तो चौथा देखिए, के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा चौथा। ज़रूरी नहीं है
आंतरिक रूप से आपसे पूछा है ना। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को जो है वो भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है। चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर है, वो आंतरिक अभिप्रेरण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपका आंसर है ये होगा। अब चलिए पांचवा देखते हैं। तो पांचवा आपका क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा है एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तीसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा है सूचना प्रकरण सिद्धांत। तो आपका जो आंसर है पहला हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है वो। पांचवा नंबर जो है आपका। तो पांचवें नंबर में क्या होता है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना जो है, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो होती है के सिद्धांत के अलावा सभी के द्वारा जो है वो समर्पित है। तो प्रश्न के अन्य जो विकल्प हैं हमारे, ये जो अन्य विकल्प हैं जिनमें एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, जिसे समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, गार्डनर का बहुविध तथा सूचना प्रकरण सिद्धांत, तीनों ने व्यापक शब्द का समर्थन किया है। तो हमारा आपका यही आएगा पहला। ठीक है, अब छठवां देखते हैं हम। कक्ष में शिक्षक, एक मिनट, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। पहला आपका 4 ऑप्शन में रूपांतरित को शुद्ध करता है। दूसरा है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तीसरा है व्याख्यायित पर कोई प्रश्न प्रभाव नहीं डालता। चौथा निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो आपका जो आंसर है वो पहला हो जाएगा कि रूपांतरित को शुद्ध करता है, क्योंकि देखिए लैंगिक जो भेदभाव होता है कक्ष के वातावरण को है प्रभावित कर शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। सातवां देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा है 4 ऑप्शन में। पहला है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। चौथा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। 8वां नंबर चल रहा है ना आपका। हाँ, 7वां देखिए असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। 7वां था आपका, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य ऐसे अभिप्रेरण से होती है जिसमें कि प्रेरित होकर के बालक अपने कार्यों को इस तरीके से करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। तो इसीलिए आपका तीसरा आंसर होगा। अब 8वां देख लेते हैं कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि, तो पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। दूसरा है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। चौथा है आपका लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड जो है वो रखती हैं। तो देखिए जो इसका आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो 8वें का जो आंसर है आपका वो पहला हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि जो रूढ़वादिता सर्वत्र व्याप्त होने के कारण विद्यालय में भी जो है वो हमें दिखाई देती है कि हाँ स्त्री पुरुष तो भेदभाव देखिए इस तरीके का होता है। जबकि लड़कियां भी बेहतर नियंत्रण कर सकती हैं। प्रश्न के अन्य विकल्प लैंगिक पूर्वाग्रह के विचार से प्रभावित हैं, इसीलिए आपका जो आंसर है वो पहला होगा।
चलिए अब 9वां नंबर देख लेते हैं। तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। पहला ऑप्शन है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, दूसरा है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, तीसरा है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, चौथा है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो आप इसका आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ये है कि तीसरा है। आपके देखिए इसमें टिक लगे हुए हैं, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। ये आपका इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि जो समूह परियोजना गतिविधि से छात्रों में सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है, मतलब जिससे बालक में सामाजिक होने की विशेषताएं आती हैं, तो प्रश्न के अन्य जो विकल्प हैं वो सामाजिकता का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो सामाजिक भागीदारिता को जो है ये ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ये आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपका कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आ समूह बुद्धि उपलब्ध लब्धांक, और दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है मौखिक बुद्धि लब्धांक, चौथा है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो आंसर आपका जो है वो चौथा हो जाएगा, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। देखिए ऐसा है आपका कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस परीक्षण है आपके के प्रत्येक एकांश में एक चित्र होता है तथा उस चित्र का एक अंश ऐसा होता है या एक टुकड़ा काटकर उसी आकार के टुकड़ों के साथ मिला दिया जाता है। विद्यार्थियों को वह टुकड़ा बताने को कहा जाता है जिससे कि चित्र पूरा हो। इस आधार पर बुद्धि की माप की जाती है। इसलिए आपका मुक्त बुद्धि लब्धांक इसका आंसर होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं आपका। तो 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। आप ये देखिए नेगेटिव पूछा है, नहीं है तो पहला योजना की दृढ़ता, दूसरा शिक्षार्थी का ज्ञान, तीसरा उद्देश्यों की स्पष्टता, चौथा है शिक्षण का ज्ञान। तो आपसे नहीं पूछा है, तो ये तो आपके तीनों हैं कि उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए और आपको शिक्षण का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षार्थी का ज्ञान भी होना चाहिए। योजना की जो दृढ़ता है इसकी कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए नहीं पूछा है, तो यही होगा। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो 12 नंबर चलिए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ पूछा है आपसे, तो 4 ऑप्शन है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का सुनिश्चित करेगी। तीसरा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। चौथा है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो देखिए इसका आंसर होगा दूसरा कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित है जो वो करेगी। चलिए 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, तीसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण, चौथा है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की जो योग्यता होती है वो बेटर होती है। देखिए आप बाकी के एलिमिनेट करके जब देख लीजिए। देखिए ऐसा है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारण करता है तथा स्वयं को निर्देशित करते हुए एवं सही अनुक्रिया करते हुए जो है वो अधिगम करता है। स्वनियमन का संबंध स्वयं से होता है, तो इसलिए आपका ये आंसर जो है चौथा
के विन्यास की दृष्टि से गलत है। ये वाला था आपका, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करता है, ये सही होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मैडम चाय खाती है, वाक्य। तो आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है आपका वो गलत है। चौथा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो देखिए आपका इसमें जो आंसर है वो आपका तीसरा हो जाएगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है वो आपका गलत है। ठीक है, अब 15वां नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो है, इससे देखिए आपका क्वेश्चन आते हैं स्कैफोल्डिंग से। तो आप देखिए कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तीसरा है अनुरूपित शिक्षण। चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। अब तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो इसके फोल्डिंग होता है उसका संबंध जो है वो वाइगोत्स्की के ZPD से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सही है। अब 16वां देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चौथा है पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो आंसर जो है आपका चौथा हो जाएगा, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर है हमारा, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो 4 ऑप्शन में पहला है घटाता घटाता। दूसरा है घटाता प्रभावित नहीं करता। तीसरा है बढ़ाता और घटाता। चौथा है बढ़ाता और बढ़ाता। तो आंसर जो है आपका वो दूसरा हो जाएगा, घटाता प्रभावित नहीं करता। देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर छात्रों का जो वर्गीकरण करने के लिए छात्रों की स्वगरिमा यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। यानी कि घटाता प्रभावित नहीं करता है, मतलब ऋणात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए घटाता पहले होगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर है हमारा, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला पब्लिक विद्यालय, दूसरा सामान्य विद्यालय, तीसरा फैक्ट्री विद्यालय, चौथा प्रगतिशील विद्यालय। तो आंसर जो है आपका चौथा हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। 19 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा है व्यक्तिता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो आपका जो आंसर है वो है कि बी और ए, या बी और डी, या ए और डी, या ए और सी। तो आंसर आपका हो जाएगा बी और ए, यानी कि व्यक्तिता और विनिमय। और दूसरा हो जाएगा आपका ए नंबर, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, तो 19 नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग 20 इसको एक बार 19 नंबर हमने देखा। तो 19 नंबर में देखिए ऐसा होता है कि जो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है तथा व्यक्तिक और विनिमयता,
दोनों का संबंध प्राक दिगंत रूप से जो है नैतिकता का स्तर है उसकी अवस्थाओं से है। यह अवस्था 4 से और हमारी 10 साल तक रहती है। प्रश्न के अन्य जो विकल्प हैं हमारे ये सी और हमारा डी जो है, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध तथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का संबंध जो है वो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर से है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए आपके ये दोनों नहीं होंगे। पहला और आपका डी नंबर होगा, ये बी और सी नहीं होगा, बी और ए है, यानी कि बी व्यक्तिगतता का विनिमय और आपका ए, यानी कि सी और डी नहीं होंगे आपके। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर में क्या कह रहा है? 20 नंबर में आपका कह रहा है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चौथा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें, 4 में आप बताइए कौन सा होगा। बताइए, लोग बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है इसमें टिक गलत लगा है, इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। देखिए वाक्य ठीक उच्चारित करने से छात्र उसी समय अपनी गलती का सुधार कर लेते हैं, इसलिए आपका ये होगा। 21 नंबर हम देखते हैं। तो डैश है, इसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो पहला है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसके लिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तीसरा है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। चौथा, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा, कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो आपका ये आंसर हो गया कि नहीं कराता है। देखिए ऐसा है कि जो घटना वृत्तांत रिकॉर्ड यह बालकों के व्यवहार तथा आदतों से जो है संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन है। यह निरीक्षण किए जाने वाले छात्रों की रुचियों तथा जो झुकावों को उत्पन्न करने वाले घटकों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो प्रश्न के जो अन्य जो हमारे विकल्प दिए गए हैं, तो पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचयी अभिलेख में जो व्यवस्थित किए जाते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं के वर्णन के लिए समाज भित्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपका आंसर दूसरा होगा। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 22 नंबर में हमारा क्या है कि 22 नंबर में है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, उनके अभिभावकों को व्यवसाय। दूसरा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चौथा है विकासात्मक अवस्थाओं। तो आंसर जो है आपका वो चौथा हो जाएगा कि विकासात्मक जो अवस्थाओं। देखिए ऐसा है कि जो विकास है वो क्रमिक रूप से होने वाली प्रक्रिया होती है। आयु के निश्चित स्तर पर ही संकल्पना का जो है संप्रत्यय यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है का ज्ञान हो पाता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की आयु स्तर के अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया अपनाए ताकि छात्र व स्वयं शिक्षक दोनों ही लाभान्वित जो हैं वो हों। तो प्रश्न के जो हमारे अन्य विकल्प हैं वो मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा में अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए आपकी जो है
आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाएं। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर है आपका, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए आपका इसका जो आंसर है वो आपका चौथा हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार विकास सापेक्ष रूप से क्रम में होता है, उसी प्रकार से जो संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट की समझ भी क्रमिक सिद्धांत का पालन करते हुए आती है। तो जो है निश्चित आयु स्तर आने पर ही निश्चित जो संकल्पना है उसको समझा जा सकता है, इससे पहले नहीं। इसलिए देखिए क्रमिक रूप से होता है। बाकी आपका ऐसा नहीं कि परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, स्वायत्तता की अग्रसर होती है दरों पे, ऐसा नहीं है। क्रमिक होती है विकास, तो सापेक्ष रूप से, इसलिए आंसर इसका ये होगा। 25 नंबर देखिए। 25 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष 4 ऑप्शन है। पहला है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, बताइए आप कौन सा हो जाएगा। आयु के अनुसार अधिक समझाती है। देखिए ऐसा है कि इस अधिनियम द्वारा जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है 2009 का अधिनियम था, उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो जिसे मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कहते हैं, प्रदान की जाती है। अतः एक कक्षा में समान आयु के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो आयु के अनुसार अधिक समझाती ही होगा। ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। चलिए तो 26 नंबर आपका बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, जिसमें पहला ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, ये दूसरा है चार्ल्स डार्विन, या तीसरा है B.F. स्किनर, चौथा है जॉन डीवी। तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। बाल केंद्रित बात हो रही है तो देखिए आंसर होगा आपका जॉन डीवी, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है वो जॉन डीवी द्वारा ही किया गया था। ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। या फिर आपका तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। चौथा है आपका सह शैक्षणिक गतिविधियों की संपादन की गति को बढ़ाना। तो आंसर आप बताइए इसका। 29 नंबर है, तो 27 चल रहा है आपका। 27 नंबर है तो आंसर जो है आपका वो पहला हो जाएगा कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। देखिए ऐसा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ होता है वो विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में जो है वो हमें
प्रोन्नत करना होता है, यानी कि प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को शिक्षा देने के लिए जो है एक विधि है, जिसमें ऐसे बालकों को शीघ्र ही अतिरिक्त उन्नति, यानी कि जिसे हम एक्स्ट्रा प्रमोशन कहते हैं, देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यही इसलिए इसका आंसर ये होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, पहला ऑप्शन, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। या तीसरा है, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। या चौथा है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो आंसर जो है आपको वो दूसरा हो जाएगा कि जो इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो एकल अभिभावक के बच्चे होते हैं, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, वो भी बच्चे हैं, वो अन्य बच्चों के समान ही होते हैं, उनके साथ विशेष व्यवहार की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर बनना है वही बनना है, और ये आप अब व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। या तीसरा है, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। या चौथा है, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो हमारा इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो देखिए ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक जो है वो लिखना गतिविधि जो है वो सर्वाधिक है उपयुक्त होती है। प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन जो है करके मौलिक एवं उत्तेजनापूर्ण योगदान वो है वो दे सकते हैं। तो इसलिए अन्य विकल्पों के अनुसार जो ये आंसर है, ये वाला ऑप्शन है वो सही जा रहा है, बाकी नहीं ठीक है, तो दूसरा आंसर होगा। तीसरा नंबर देखते हैं। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो 4 ऑप्शन में पहला है शल्य चिकित्सक, दूसरा है कवि, तीसरा है वाचक, चौथा है राजनैतिक नेता। तो आंसर जो है आप बताइए कि क्या होगा। तो आंसर जो है आपका वो शल्य चिकित्सक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शारीरिक गति बुद्धि वो रखने वाले बच्चों को जो अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक ही हो सकती है। आपसे जो है वो अंतिम अवस्था पूछी गई है, तो अंतिम अवस्था आपकी यही होती। कवि, वाचक और राजनेता नहीं होते हैं। ये एक से आपको देखने में लग रहा होगा ये है, तो शल्य चिकित्सक अपनी आखिरी होती है। तो ये थे आपके CDP के क्वेश्चन जो आपने देखे। 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है 8 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम है। अगर आपकी ये कहीं से हेल्प कर पाए पेपर तो अच्छा ही है, एक बार ज़रूर देखिएगा आप सब। और आगे भी आने वाले समय में हम आपके सारे पेपर करा देंगे, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।